प्रिय मित्रों और प्यारे छात्रों, जय श्री राम। अभी मैंने रस सिद्धांत के भीतर आपको रस के विषय में बहुत कुछ बताया है और किस तरह से रस काव्य में एक अनिवार्य तत्व बन करके उभरता है। रस के बिना कविता अधूरी है। काव्य की पहली शर्त आनंद है और वह आनंद तभी मिल पाएगा जबकि उसमें रस की संयोजना होगी। अब ये प्रश्न उठता है क्योंकि एक दूसरा संप्रदाय आया, अलंकार संप्रदाय, बहुत विस्तृत संप्रदाय। उसने भी तहलका मचाया काव्य शास्त्र के भीतर। तो अलंकार संप्रदायवादियों ने कहा कि भी काव्य की आत्मा तो अलंकार है और अलंकार काव्य शास्त्रियों में, अलंकारवादियों में भामह, वामन और आपके दंडी आदि, जयदेव आदि आदि ने कहा कि काव्य तो अलंकारों से ही ग्रहणीय बनता है। रस और अलंकार के बीच का ये द्वंद्व एक तरह से इतना महत्वपूर्ण बन गया कि अलंकारवादी अलंकार की बात करने लगे और रसवादी रस की बात करने लगे। तो इस पर अंततोगत्वा जो निष्कर्ष सामने आता है वह यही है कि काव्य की आत्मा तो रस ही है। देखिए, कविता को भी एक स्त्री माना गया है। स्त्री आधुनिक शब्द है, हम उसे तरुणी कहेंगे, हम उसे युवती कहेंगे। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि एक नारी सौंदर्य संपन्ना होने के लिए अपना श्रृंगार करती है और नाना प्रकार के आभूषणों से अपने आप को अलंकृत करती है, ठीक इसी तरह से कविता की स्थिति भी है। कविता भी एक नारी है। तो अलंकारवादियों ने तो ये कहा कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिन न विराजई कविता बनिता मित्र। कि हे मित्र, यद्यपि सुजाति कहते हैं अच्छी जाति वाली, द्वयर्थक है ये पद। यद्यपि सुजाति और सुजाति कहते हैं यानी कि जो छंद आदि का विधान है हमारे यहाँ कविता में, उसके लिए भी कहा गया है। तो यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त, कि यद्यपि अच्छी सुजाति हो, सुबरन हो, अच्छे अक्षरों वाली हो, और उधर स्त्री के संबंध में तो अच्छे रंग वाली हो, सरस हो मतलब अच्छे भाव वाली हो, सुवृत्त, वृत्त का मतलब भी क्या है, यानी छंद आदि है। तो उन्होंने कहा कि भाई अच्छी वृत्त वाली, और वृत्त का मतलब चरित्र भी होता है। तो द्वयर्थक है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त, यद्यपि इतने गुणों से युक्त हो जाए कविता, किंतु भूषण बिन न विराजई कविता बनिता मित्र। किंतु हे मित्र, ये जो कविता रूपी तरुणी है यह आभूषणों के बिना अच्छी नहीं लगती। आभूषण का मतलब है अलंकार के बिना। तो उन्होंने यहाँ पर रसवादियों को परास्त करना चाहा है कि चाहे भले ही कविता कितनी ही रसोद्रेक वाली हो, लेकिन यदि उसमें अलंकारों का समुचित विधान नहीं है तो वह कविता रमणीक नहीं कही जा सकती। मतलब एक प्रकार से सिंहासन हिल गया। यानी जब अलंकार संप्रदाय आया तो उसने अपनी बात कही। मैं आपको एक और ऐसा उदाहरण आपको दे सकती हूँ। आपने बाणभट्ट का नाम सुना होगा संस्कृत साहित्य में। तो बाणभट्ट तो यानी कि
शब्द के चितेरे थे, तो उन्होंने श्लेष और यमक और इन शब्दार्थों की जो वहाँ पर यानी कादम्बरी में जो उन्होंने अभिव्यंजना की है वो अपने आप में बड़ी निराली है। तो बाण की शैली को ये कहा जा सकता है, ये कहा जाता है कि बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, कि बाण, जगत ने जो कुछ कहा सब बाण की जूठन है। अब बाण किस लिए लोकप्रिय हुए? क्योंकि वो अपने इस अलंकार विधान के कारण ही लोकप्रिय हुई। परंतु उनका जो उनकी जो शैली है, मतलब वो गद्य काव्य का उत्कृष्ट नमूना है। उनकी जो कादम्बरी है तो उसको काव्य ही कहा जाता है, यद्यपि है वो गद्य। तो वहाँ पर यानी कि कहीं पर ये कहा गया कि भाई रुचिर स्वर वर्ण पदा, हाँ अच्छे स्वरों वाली वर्ण पदा, अच्छे वर्ण वाली, वर्ण अक्षर के लिए भी कहते हैं, अच्छा वर्ण रंग के लिए भी कहते हैं। रुचिर स्वर वर्ण पदा, अच्छे स्वर वाली, अच्छे वर्ण वाली, रस भाववती और अच्छे हृदय वाली, जगन मनोहरती और जगत का मन हरने वाली है। अब सुनने वाले ने क्या कहा? साकिम तरुणी, क्या वह कोई तरुणी है? क्या तुम किसी तरुणी की बात कर रहे हो? क्योंकि एक तरुणी यानी युवती में ही ये लक्षण दिखाई देते हैं कि वह रुचिर स्वरवर्ण पदा, अच्छा बोलती है, अच्छे रंग वाली है, सौंदर्यमयी है, अच्छे चित्त वाली है। तो क्या आप किसी तरुणी की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, मैं किसी तरुणी की बात नहीं कर रहा, मैं तो क्या वाणी बाणस्य शीलस्य, मैं तो बाण की वाणी की बात कर रहा हूँ। बाण भट्ट ने जो अपनी वाणी अभिव्यक्त की है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। कहने का अभिप्राय ये है कि बाण भट्ट ने इतना सुंदर काव्य लिखा और उसमें उन्होंने अलंकार प्रियता को, सामासिक पदों को महत्व दिया। ये सब कविता का बाहरी अंग है। कविता का भीतरी अंग तो रस ही है। तो इसलिए अलंकार सिद्धांत को भी हम नकार नहीं सकते, क्योंकि कविता अलंकारों के द्वारा ही क्या बनती है? नहीं, अलंकारों के द्वारा भी ग्रहणीय बनती है, यद्यपि उसमें प्रधानता किसकी है? रस की है। इसलिए ये कहा गया है कि भाई यद्यपि रसवादियों ने कहा यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिन न विराजहीं कविता बनिता मित्त। ये कहा अलंकारवादियों ने। और रसवादियों ने क्या कहा कि यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सो लीन। यद्यपि कविता क्या है? दोषहीन हो और गुणों से युक्त हो और अलंकारों से सजी हुई हो, पर कविता बनिता छवि नहीं रस बिनु तदपि प्रवीण। लेकिन हे मित्रों, कविता रूपी जो स्त्री है, कविता रूपी जो तरुणी है, वो तब भी रस के बिना क्या हो, अधूरी है। रस के बिना वह शोभा को प्राप्त नहीं होती। तो रस क्या है? यानी रस जो है काव्य की आत्मा है, जिसके विषय में मैंने आपको मतलब सारे अंग उपांगों सहित मैंने पूर्व के व्याख्यानों में आपको मैंने बता दिया। तो सवाल उठता है कि अगर कविता में काव्य की आत्मा रस है तो अलंकारों की नियोजना का क्या महत्व है? तो इस पर एक पूरा विवाद आया, विचार आया, विमर्श आया और उन्होंने कहा कि नहीं, कविता में यद्यपि कविता का भीतरी तत्व रस है, लेकिन कविता को मनोहर बनाने के लिए अलंकारों की आवश्यकता होती ही है, भले ही वो कविता का बाहरी तत्व है, भले ही वह कविता का बाहरी तत्व है। दंडी ने कहा काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्, काव्य तो अलंकारों से ही ग्रहणीय बनता है। और रसवादियों ने कहा नहीं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसयुक्त काव्य रचना ही क्या है? काव्य रसात्मक वाक्य ही काव्य है। तो फिर किसे माना जाए? तो यहाँ जो ये द्वंद्व हुआ
उस द्वंद्व के भीतर तब अलंकार और रस के बीच अंतर संबंध को स्वीकार किया गया। और वो जो अंतर संबंध है वो अपने आप में बड़ा सुंदर है, क्योंकि यदि हम अगर केवल ये कहें कि नहीं रस ही श्रेष्ठ है, रस युक्त कविता ही कविता है, तो फिर अलंकारों को क्यों अलंकारों का प्रयोग करता है कविता में कवि। और हम देखते हैं कभी कभी तो अलंकार अपने आप में इस तरह से रचित होते हैं कविता में कि वह कविता उस अलंकार के द्वारा भी ग्रहणीय बनती है, सुंदर प्रतीत होती है। जैसे आपने सुना होगा, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरवी मंद पवन के झोंकों से। तो यहाँ पर ये जो अनुप्रास अलंकार है, चारु चंद्र की चंचल किरणें, तो बहुत अच्छी तरह से निबद्ध है, यहाँ पर अलंकार है। और वो कविता में क्या क्या ला रहा है, यानी रसात्मकता को ला रहा है। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि बात तो यह है कि वो कविता का है तो बाहरी तत्व, लेकिन कविता में भावों का उत्कर्ष करने में और भावों को सहायता देने में प्रयुक्त होने वाली उक्ति ही अलंकार है। यानी कि वे वाणी के क्या हैं, यानी विधायक तत्व हैं। अलंकार क्या है, कविता के विधायक तत्व हैं। कविता उनसे भी क्या बनती है, रसमयी बनती है। हाँ, ऐसा नहीं है कि केवल रस से ही कविता रसमयी बनती है, सुंदर अलंकारों से युक्त कविता भी रसमयी बनती है, लेकिन अलंकार का सही संयोजन होना चाहिए। अब देखिए, जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास ने इतने भावपूर्ण स्थल लिखे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने समुचित अलंकारों का भी प्रयोग किया है। और तुलसीदास जी ने तो इतने अलंकार वे अपने रामचरितमानस में लाए हैं कि अगर कहीं पर अलंकार नहीं आता तो हमें लगता है अरे अभी यहाँ पर कैसे, वैसे, जैसे, तैसे, ये शब्द वहाँ पर उन्होंने गिनाए, है ना। हाँ, कि जल बूंद अघात सही गिरि कैसे, खलके वचन संत सह जैसे। हाँ, जैसे कि दुष्ट के वचन संत सहता है, ठीक इसी तरह से जो है बूंद जो है वो कहाँ पड़ रही हैं, पर्वतों पर पड़ रही हैं, धरती पर पड़ रही हैं। तो ये अलंकारों का ही तो प्रयोग किया है, लेकिन वो अलंकार कविता में रमणीयता ला रहा है। लेकिन अलंकारों का गलत दुरुपयोग और या आवश्यकता से अधिक दुरुपयोग के कारण तो भूषण को कठिन काव्य का प्रेत माना गया। ये कहा गया कि वे उन्होंने वो कठिन काव्य के प्रेत थे और वो केवल अलंकारवादी कवि हैं, और वे हृदयहीन कवि माने गए, क्योंकि उन्होंने केवल अलंकारों की बात की, और इस तरह से उन्होंने भाव का गला घोट करके भी कला पक्ष की रक्षा की। तो छात्रों, आपको ये समझना चाहिए कि जहाँ पर ये पूछा जाए कि भाई अलंकार जो है वो कविता का कौन सा तत्व है, भीतरी या बाहरी, अंतरंग तत्व है या बहिरंग तत्व, तो आपको यह स्वीकार करना पड़ेगा कि कविता का वह बहिरंग तत्व है, लेकिन वह जो है भावों के उत्कर्ष में सहायक होता है। तो कुछ उदाहरण मैं आपको दूसरे वीडियो में, दूसरे व्याख्यान में बताऊंगी। और तब तक के लिए जय श्री राम। और मेरा ये कहना और यह कथन और यह व्याख्यान यदि आपको अच्छा लगा बच्चों, मित्रों, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय श्री राम।